नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से अपना पर्यावरण विज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक नया सेट लेके आए हैं। ये सेट आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी टेट है, सी टेट है, एनटीपीसी रेलवे है और वो सभी परीक्षाएं जहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं बहुत ही कारगर साबित होंगे, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको एक प्रश्न की व्याख्या बताई जाती है तो उसी के साथ कम से कम 4 प्रश्न और सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए एक सेट का मतलब है कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है और इसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। साथ ही साथ दूध से दही बनने की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है, आप ये भी जानते हैं। तो ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो पहले प्रश्न का जवाब सेकंड है कि ये एक बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट करता है। अधिकांश बच्चों से यह गलत हो जाता है अगर वह ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मानव रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यह वास्तविक और उल्टा होता है। साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब है वह मानव की आंख के किस हिस्से पर बनता है। तो इसी में दूसरे प्रश्न का भी जवाब है आपका कि वह रेटिना पर बनता है। जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनता है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, कहता है कि भारी जल एक प्रकार का है। तो पहले तो मैं बता दूं, भारी जल एक रासायनिक है जिसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और यह भारी जल परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मॉडरेटर कहते हैं। आप एज ए मॉडरेटर, मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ड्यूटीरियम होता है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उनमें दूसरा समस्थानिक ड्यूटीरियम होता है और ये भारी जल बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब सेकंड था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी था। कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। इस पूरे प्रश्न का डिस्क्रिप्शन हम पिछली बार दे चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जो कि प्राणवायु के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ एक गैस क्लोरीन लिखी है। यह क्लोरीन गैस पानी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब पानी में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है। जो महक पानी में आती है, जब कभी सप्लाई आती है तो वो इसी क्लोरीन की होती है। साथ ही साथ कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अपना अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं निम्न में कौन स्तनधारी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि उसने जवाब क्या पूछा। उसने कहा स्तनधारी नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन के चक्कर में इतना जल्दबाजी में जवाब देते हैं कि वो पूछता है नहीं है, जवाब देते हैं है का। तो इसने कहा कौन स्तनधारी नहीं है। तो पहले तो स्तनधारी मालूम होना चाहिए बच्चे को कि स्तनधारी होते क्या है। उन्हें पता है कि वे जीव जंतु जो बच्चे देते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे ही आपको ये मालूम हो गया वैसे ये पता चल गया कि इसका सही जवाब है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ बच्चे नहीं देता है बल्कि मगरमच्छ अंडे देता है। यहाँ एक डॉल्फिन लिखा है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। यह गंगा नदी में मिलता है, खासकर कानपुर से और इलाहाबाद के बीच में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, बहुत अधिक आता है। इसने कहा पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं।
जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जवाब है एमिनो एसिड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि मुख से निकली हुई लार किसका पाचन करती है। यह बहुत ही रिपीट करता है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है एग्जाम का, कि मुंह से निकली हुई लार किसका पाचन करती है। तो जो मुंह से निकली हुई लार है वह स्टार्च का पाचन करती है। कभी अगर स्टार्च ना लिखा मिले तो आपको कार्बोहाइड्रेट लिखा मिलेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आता है, कहते हैं कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सबसे अधिक अवशोषण किस में होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत समय से आप इसे पढ़ते चले आते हैं कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो आपका सही जवाब है छोटी आंत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जवाब आप पढ़ते ही समझ गए हैं कि पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे अधिक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो आपका जवाब लगेगा एंजाइम। तो भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो आपका सही जवाब है एंजाइम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपना आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिर पिछली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, पीछे परीक्षाओं में यह आ चुका है क्योंकि यह लिखा है जीवन चक्र की दृष्टि से। तो जीवन चक्र की दृष्टि से भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी पत्ती होती है, हरी पत्तियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आता है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो आलू, प्याज और गाजर ये तीनों तो फल हैं ही नहीं। तो जब ये तीनों फल हैं ही नहीं तो आपका एक ही जवाब बचा, वो जवाब था मूंगफली। ये मूंगफली है जो कि ज़मीन के नीचे से प्राप्त की जाती है, ऐसा फल है। आपको पता है आलू तना है, प्याज तना और कंद है और गाजर जड़ है। तो आपके प्रश्न का जवाब हुआ ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे आप लोगों को सेट पसंद आ रहा है, आप अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाद में अपने मित्रों को शेयर भी करिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में आपको ही नहीं आपके सभी मिलने वालों को अधिक से अधिक लाभ हो सके और वो सभी सरकारी नौकरी में जा सकें। अगला क्वेश्चन कहता है, गाजर क्या है। अभी ठीक ऊपर जब हम आपके साथ पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था इस प्रश्न का जवाब कि गाजर क्या है। आपको पता है गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर ये जड़ें हैं। तो गाजर जड़ है, आपको आसानी से इसका जवाब ऊपर ही मिल गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13 क्वेश्चन कहता है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। अक्सर यह एक दिवसीय परीक्षाओं में क्वेश्चन आया करता है। आप जानते भी हैं कि हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। यहाँ कीवी आपने देखा है, कीवी जो ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी ये होता है। शुतुरमुर्ग सबसे अधिक ऊंचाई वाला पक्षी होता है। पेंगुइन आप जानते हैं ये दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। तो इस प्रकार ये चारों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रहे बच्चों को, कई बार ये देखने में आता है कि वह सेट को बहुत थोड़ा 2 मिनट देखा, 1 मिनट देखा, क्योंकि कभी कभी लगता है कि शायद जिस चीज़ का पैसा नहीं पड़ता है उसका महत्व नहीं समझ आता है। तो हमने देखा है वो अपना नेट बचाते हैं कि हम उससे गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, उसके लिए हम नेट बचा लेंगे। ये बहुत ही जीवन के लिए खतरनाक चीज़ें हैं। इसलिए आप सेट को पूरा देखें, अंत तक आपको सैकड़ों प्रश्नों का जवाब एक बार में मिल जाता है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आए, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ जैसे ही आपने देखा कि पाचक एंजाइम नहीं है, आपको पता चल गया कि एम्लेप्सिन जो है वह पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी सब के विषय में आप जानते हैं, पेप्सिन, रेनिन और इंसुलिन के विषय में कि ये पाचक एंजाइम हैं।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं निम्न में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, नेगेटिव क्वेश्चन है, उसने कहा जड़ नहीं है, तो हमें बताना है कि जड़ नहीं है। अब यहाँ पर आइए आप, गाजर, मूली और शकरकंद, ये तीनों क्या हैं, ये जड़ हैं। तो अब बचा आलू, आलू क्या है, तना है। हमें पता है कि आलू भूमिगत तना है, तो हमारा जवाब आया आलू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। इन्होंने कहा एपी कल्चर किससे संबंधित है। ज़्यादातर बच्चों को मालूम है, इस प्रश्न का जवाब आता भी बहुत है एग्जाम में कि एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो आपका जवाब है थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन कहता है सिल्वर कार्प किसकी किस्म है। ये क्वेश्चन कठिन माना जाता है इस एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ऐसे ही आप अपनी मेमोरी में डाल लीजिएगा कि जो सिल्वर कार्प है यह एक मछली की प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि सिल्वर कार्प किसकी किस्म है। तो सिल्वर कार्प मछली की किस्म है। आपका जवाब फर्स्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है जो कहता है कि किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्जाम में रिपीट किया करता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, खट्टे फलों में यह मिलता है। सबसे अधिक यह आंवला में मिलता है और स्कर्वी जैसी बीमारी को रोकने में यह बहुत ही कारगर होता है। तो आपने देखा ये कि छोटा सा क्वेश्चन और उस छोटे से क्वेश्चन में आपको 5 अन्य क्वेश्चन मिले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कहता है भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है। ये बड़ी परीक्षाओं का प्रश्न है, अक्सर बड़ी परीक्षाओं में ये आता है। आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। तो इसका सही जवाब कुआं और नलकूप, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होके नहर, तालाब कुछ लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब कुआं और नलकूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसा कि। तो यहाँ पर इसने ऑप्शन को छोड़ रखा है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, आप ऐसे ही रख लीजिए कि ये आपके आगामी एग्जाम में आएगा ही। अगर रेलवे, एनटीपीसी या यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी, तो ऐसे ही आज से मान के चलना कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि पानी में वायु का बुलबुला, वहाँ हवा की जगह क्या लिखेगा, वायु का बुलबुला। और पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये लिखा है आपका अवतल लेंस, क्योंकि आपको विकल्प में अवतल दर्पण भी दिख रहा है। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख लीजिएगा, यह एग्जाम में जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। यह क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बच्चे जानते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, अर्थात आपका ऑप्शन हुआ सेकंड। और इसी के रिवर्स क्वेश्चन आता है कि जब बर्फ जमती है तब उसका आयतन, तो तब उसका आयतन बढ़ता है। इसीलिए आप जानते हैं कि पानी की जो टोटियां हैं या पानी के जो पाइप हैं वे सर्दी के दिनों में कभी कभी फट जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है और वह पाइप को फाड़ देता है। कभी कभी बोतल को अगर पूरा पानी से भर के आप फ्रीजर में डाल दें तो वह बोतल भी फट जाती है, क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ इसने पूछा था जब बर्फ पिघलती है तो पिघलने पर आयतन घटता है, जमने पर आयतन बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन आता है। इन्होंने कहा है विटामिन ए है। अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, आपको बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कमी से आँखों में जो रतौंधी की बीमारी है, वह रतौंधी की बीमारी आँखों में हो जाती है, आँखों में
रतौंधी की बीमारी हो जाती है। तो इसका नाम रेटिनाल है। ये मानव नेत्र है, मानव के रेटिना पर बीमारी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी की बीमारी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आता है, समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? आप सोचिए इसका जवाब क्या होगा, फिर हम बताते हैं कि समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है। 4 विकल्प आपके पास हैं, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, आसवन और वाष्पीकरण। मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा जवाब, अपने जवाब को मैच करा लीजिए। अब हम बताते हैं, इसका सही जवाब है वाष्पीकरण। तो समुद्री जल से नमक बनाने की जो विधि है वह वाष्पीकरण की विधि है। ये वेपराइजेशन होता है, जिस तरह से समुद्र में नमक बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कहता है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं वह पौधे फर्न हैं। क्या हैं? फर्न हैं। जिनमें कभी बीज या पौधे नहीं बनते हैं, फर्न कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? आप सोचिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं कि आप इसे सोचेंगे कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। 4 विकल्प आपके पास हैं, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसी को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, कहते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये भी कठिन प्रश्नों में से है। अच्छा प्रश्न है और कठिन प्रश्नों में से है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। आप सोचिए, हम बताते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आपका जवाब सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, इस समय जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है तब तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है क्वेश्चन। WHO, इसे WHO भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी बच्चों को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। और इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उन्हें बनाया गया है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। यूँ मान के चलिए, अगर अभी कुछ दिनों में कोई एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसे नोट करके चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से अंकुरण में सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया, आपके लिए कठिन क्वेश्चन हो सकता है। आप सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा कि अंकुरण में सामान्य रूप से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। आपके विकल्प हैं प्रकाश, पानी, ताप और हवा। तो मैं आपको बता दूं, अंकुरण में सामान्य रूप से हवा की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी प्रकाश, पानी और ताप तीनों ही चाहिए होते हैं। यह क्वेश्चन भी विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकुरण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण में हवा की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कहा क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये पूरा सेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अजीब लगेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। आपके लिए एग्जाम हंटिंग क्वेश्चन है ये। तो कहते हैं क्लोरोफिल निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल वही है जिससे पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। और आजकल क्लोरोफिल का ही एडवांस नाम मैग्नीशियम चलने लगा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोहा और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल निर्माण के लिए जो आवश्यक है वो लोहा और मैग्नीशियम है। आखिरी 30वां और आखिरी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का जवाब किसी बच्चे को बताना है। मैं तो कह दूं कबूतर। तो क्या बच्चे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इस प्रकार ये आपका 30 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट सेट था जो कि समाप्त हुआ। आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो सभी इसका लाभ ले सकें। उम्मीद है आपको सेट बहुत पसंद आया होगा, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।